Hi students, how are you? And what about your study? I hope it is going well. आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चल रहे होंगे और डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस करते जाना है। और एक चीज और, आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज जरूर सोल्व करने हैं। देखना आपके लिए वो सब्जेक्ट इजी हो जाएगा और इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग तो ये सब्जेक्ट है ही। आज हम ले रहे हैं चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी और 12th फिजिक्स, और आज का हमारा टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। लेट अस स्टार्ट। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इसके लिए हम एक सिंपल सा सर्किट लेंगे, सिंपलेस्ट। एक हमारे पास सोर्स है और एक हमारे पास रजिस्टर है या डिवाइस है जिसमें हमें कोई काम लेना है, और ये ए और बी पॉइंट के बीच में हमने कनेक्ट किया है रजिस्टर को। क्लियर है? अब यहाँ पे हमारे पास सोर्स हुआ, यानी कि रजिस्टर के थ्रू हमें वर्क लेना है। अगर हम यहाँ वर्क लेंगे तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास एक सोर्स होना चाहिए। तो सर्किट ऐसे ही काम करेगा जैसे एक ह्यूमन बीइंग। सोच के देखिए आप, ह्यूमन बीइंग क्या करता है? एक फूड वो इनटेक करता है, उससे उसको एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से वो कोई वर्क परफॉर्म करता है। तो हमारा सर्किट भी ऐसा ही है। फूड का यहाँ पे हम ले सकते हैं, अगर हम केमिकल सेल ले रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है एक तरह से वो एक सोर्स का काम कर रही है, उससे हमें एनर्जी मिल रही है और उसकी एनर्जी से हम कोई भी सर्किट में वर्क ले सकते हैं। तो इसका मतलब सेल है हमारे पास, सेल मेंटेन्स पीडी, वी कह सकते हो आप, वी वोल्टेज ये अप्लाई कर रहा है अक्रॉस द रजिस्टर। तो यू कैन से ए पॉइंट का पोटेंशियल है मान लीजिए वी नॉट प्लस वी, और बी पॉइंट का पोटेंशियल है वी नॉट, और हमने माना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस of the cell is 0 and the resistance of connecting wires are also taken as 0, negligible you can say। तो अब सेल ने जब मेंटेन किया पोटेंशियल डिफरेंस को, तो हमें पता है चार्ज मूव करेगा। एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अगर हम सॉलिड कंडक्टर ले रहे हैं, लेकिन जब हम बात कन्वेंशनल करंट की करते हैं तो हम लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी थ्रू आउट द एक्सटर्नल सर्किट। तो ये करंट लेते हैं और हम पॉजिटिव चार्ज को मूव करता हुआ मानते हैं। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी। तो यहां पे जब चार्ज मूव करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस सेल ने मेंटेन किया, इसकी वजह से ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज विल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू low potential, from A to B, and its potential energy, electric potential energy decreases। कैसे? क्योंकि जब आपका चार्ज हाई पोटेंशियल से A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रहा है, Q चार्ज मान लीजिए T टाइम में जा रहा है, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी A पॉइंट पे थी वो थी Q इंटू VA, और बी पॉइंट पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो है Q इंटू वी बी। इसका मतलब ये यहाँ पे डिक्रीज हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो करती है। तो Q अगर हम कॉमन लेते हैं वी ए माइनस वी बी, तो वी ए पॉइंट का पोटेंशियल, बैटरी ने मेंटेन कर रखा है पोटेंशियल वोल्ट डिफरेंस V अक्रॉस द रजिस्टर, और ये बी पॉइंट का पोटेंशियल। तो you will get this is the change in electric potential energy of the charge। तो T टाइम में अगर Q चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में ये डिक्रीज होता है, और अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये जा कहाँ रही है एनर्जी? इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जब A से B गया, A से B जब वो गया तो उसने कुछ उसकी एनर्जी लॉस हुई। तो ये एनर्जी कहाँ गई, क्वेश्चन है। तो अगर चार्ज पार्टिकल विदाउट कोलिजन मूव करता, इफ कंडीशन हम मानते, इफ चार्ज, लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रॉन तो कोलिजन्स करते हैं,
तो हम मान के चल रहे हैं, मान लीजिए ऐसा मान लिया हमने कि इफ चार्ज पार्टिकल मूव्ड विदाउट कोलिजन, विदाउट कोलिजन थ्रू द रेजिस्टर, थ्रू द रेजिस्टर, देन इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए थी एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। बट हम देखते हैं जब स्टेडी स्टेट में करंट पहुंच जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो पार्टिकल की नहीं बढ़ती है। चार्ज पार्टिकल विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बढ़ी। बट इन स्टेडी स्टेट यू कैन से, इन स्टेडी स्टेट जब करंट कांस्टेंट हो चुकी है, चार्ज पार्टिकल moves, charge particle moves with constant velocity, that is drift velocity. Drift velocity constant, इसका मतलब that is, it means there is no change in kinetic energy, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज हुई है, वो काइनेटिक एनर्जी तो उसकी वजह से नहीं आई है, इसका मतलब ये एनर्जी, तो इसकी हमें इसको ही स्टडी करना है कि जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और आपके चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बढ़ी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अगर हम मान के चले यहाँ फ्लोर पे कोई बॉल आ रही है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जब डिक्रीज होती है तो नीचे आते हुए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है जब बॉल इधर जाती है। तो चार्ज पार्टिकल के साथ ऐसा यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन हम इस केस को ऐसे मान सकते हैं कि आपका जो सेल है कुछ इस तरह से काम कर रहा है कि जब आपकी बॉल नीचे आ रही है तो मान लीजिए इस तरह का हमने एक ये इंक्लाइंड प्लेन लिया, तो जब इस पे आपका पार्टिकल मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पोटेंशियल एनर्जी इसकी अगर डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ ऑब्स्टेकल से ये जब टकराते हुए नीचे आती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आता, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो डेल्टा के इज जीरो। तो ये एनर्जी इसका मतलब इनको टकराने में यूज हो गई। तो हमारा भी जब पार्टिकल मूव करेगा, एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं रजिस्टर के अक्रॉस, और यहां रखें आपके पॉजिटिव आयंस या एटम्स। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा इस तरह से, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर करंट इधर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इनसे टकराएंगे, तो लेकिन इलेक्ट्रॉन तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जाते हैं कांस्टेंट से, इसका मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है। तो जब ये टकराते हैं मॉलिक्यूल से इस तरह से, यहां कोई भी कोलिजन होगा, यहां से वापस जाएंगे, तो ये अपनी एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी जब ये ट्रांसफर करेंगे तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस एनर्जी को शेयर करेंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ द कोलिजन विद आयंस एंड एटम्स ड्यूरिंग ट्रांजिट। तो ये एनर्जी कहां गई, इसका मतलब जो डेल्टा यू जो डिक्रीज हुआ है चार्ज कैरियर का, दिस एनर्जी इज शेयर्ड बाय एटम्स and or you can say more ions in the way when electron collide with them, ठीक है। तो this is because of the collision with ions and atom during transit. During collision the charge carrier shared their energy with the atoms or ions. These atoms and ions vibrate. तो इसकी वजह से क्या होगा, ये atoms और ions वाइब्रेट करेंगे विग्योरसली, और उनकी वजह से इनको हीट अप हो जाएंगे, हीट इनको मिलेगी, यानी कि जो एनर्जी ये जो डिक्रीज हुई है इस कोस्ट पे आपकी हीट इंक्रीज हुई है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, यानी कि आपके रेजिस्टर की। तो इस तरह से द एनर्जी डिसिपेटेड, इट मींस
द एनर्जी इज डिसिपेटेड। सिंपल, पता चल गया आपको ये एनर्जी कहां गई, डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट हियर। और अगर कोई डिवाइस है तो ये एनर्जी जरूरी नहीं वहां हीट में प्रोड्यूस हुई है, तो रजिस्टर लिया था हमने। तो अगर कोई डिवाइस है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फैन है, तो जब इलेक्ट्रिक एनर्जी उसके अंदर से मूव करेगी तो उसके अंदर वो एक मूवमेंट पैदा करेगी रोटर के अंदर, वहां पे मैग्नेटिक एनर्जी में क्रिएट होगी और फिर वो फाइनली काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी फैन की। ठीक है, इसी तरह से दूसरे डिवाइस, अगर कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है तो वही हीट और लाइट में चेंज हो जाएगी। तो ये एनर्जी इस तरह से जाती है। तो इसका मतलब द एनर्जी dissipated in the form of heat and it is given as, it is given as। तो ये एनर्जी किसके बराबर होगी, एनर्जी इज गिवन एज द चेंज इन एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। टी टाइम में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है एंड दैट इज वी क्यू। तो टी टाइम में अगर क्यू चार्ज मूव किया आपके रजिस्टर के थ्रू जिसके अंदर V पोटेंशियल डिफरेंस था, तो वहां पे एक एनर्जी डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इस एनर्जी से आप कोई काम ले सकते हो। तो इट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड इन दैट टाइम इंटरवल, इट इज गिवन बाय VQ। और इसी का दूसरे रिलेशन हो सकते हैं, अगर कोई कहे कि चलो एनर्जी का रिलेशन पता चल गया कि एनर्जी टी टाइम में Q चार्ज अगर रजिस्टर के थ्रू मूव कर रहा है तो उसमें एनर्जी डिसिपेट हुई V इंटू क्यू, सिंपल। लेकिन हमें पता है कि अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, अगर स्टेडी करंट होगी क्यू चार्ज टी टाइम में फ्लो कराए तो सर्किट में करंट होगी I, तो इन प्लेस ऑफ क्यू यू कैन राइट फ्रॉम दिस रिलेशन वी आई टी। तो दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन फॉर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द सर्किट। और अगर हम V की जगह आई आर रखें तो यही फॉर्मूला हमारा हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, या अगर हम आई की जगह वी अपॉन आर रखें तो यही इक्वेशन हमारी हो जाएगी वी स्क्वायर अपॉन आर टी, सिंपल। तो ये सारी इक्वेशन 1A 1B 1C, तो ये सारी इक्वेशन से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर हमें पता है। तो ये एनर्जी आई कहीं से, इसका मतलब हमें समझ आ गया कि ये एनर्जी जो है ना, ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ जो चार्ज हो रहा है उसके स्ट्राइक करने से, कोलाइड करने से, अगर हम रजिस्टर की बात करें उसमें जो एटम्स हो रहा है इनसे उसने कोलाइड किया, उनको अपनी एनर्जी शेयर की और ये एनर्जी हमें सर्किट के अंदर यूज हो गई, सोर्स ने सप्लाई किया और सर्किट में कंज्यूम हो गई। क्लियर है? तो इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड और सप्लाइड इन द सर्किट, कंज्यूम्ड इन द सर्किट और सप्लाइड बाय द सेल। क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर हम रजिस्टर की जगह कोई डिवाइस लेते हैं तो ये हीट की जगह किसी दूसरी एनर्जी में भी चेंज हो सकती है, डिपेंड करता है आपका डिवाइस कौन सा है। तो क्लियर सा ये फॉर्मूला है, सिंपल। E इज इक्वल टू डेल्टा यू आपको पता चल गया, और आप डेल्टा यू आप वी क्यू आपने पिछले पेज पे सॉल्व किया था, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इट इज वेरी वेरी इजी। अब आपसे कोई बात करे कि व्हाट इज, ये तो चलो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है फिर? तो पावर और एनर्जी में रिलेशन हमें पता ही है, पावर ये होता है रेट ऑफ सप्लाइड एनर्जी और रेट ऑफ कंज्यूम्ड एनर्जी। तो यहां पे भी ये इलेक्ट्रिक पावर की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स और कंज्यूम्ड, सप्लाइड बाय सोर्स और कंज्यूम्ड बाय द सर्किट या डिवाइस पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर ऑफ दैट सर्किट, and that is given as E by T। और E के रिलेशन हमें इक्वेशन से पता है, तो इसका मतलब हम पावर का अगर हम इक्वेशन करें तो हमें E की जो सारे फॉर्मूले अगर हम रखते हैं VIT, E की वैल्यू है तो VI आ जाएगा, क्योंकि E इज इक्वल टू हमने पढ़ा था VIT, और या I स्क्वायर R, बिकॉज हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, और या V स्क्वायर अपॉन R, सिंपल, बिकॉज इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। सिंपल है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये है इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड और सप्लाइड इन द सर्किट। इसमें ऐसे कोई वो इसमें समझ आ जाना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं, कोई अगर हम बात करें 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रिक पावर। तो आपका यहां से यूनिट आपने पढ़ा था, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू होगा यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, यूनिट ऑफ टाइम, और ये आ जाएगा जूल पर सेकेंड, दैट इज 1 वॉट। तो 1 watt power is consumed in the circuit if 1 joule energy is supplied or consumed in the circuit per second। और अगर हम फॉर्मूले से भी निकालें P is equal to VI से, अगर हम V को 1 कर दें, I को 1 कर दें, तो P भी 1 हो जाएगा। If V is equal to 1, I is equal to 1, then P is equal to 1। तो 1 watt की डेफिनेशन आप यहां से भी निकाल सकते हैं। It means you can say the electric energy is said to be 1 watt if 1 ampere current flow through an electric circuit when potential difference of 1 volt is applied across it। क्लियर है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो V इज इक्वल टू अगर 1 वोल्ट ले लें, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तो P इज इक्वल टू 1 वोल्ट यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं। इजी है। अदर यूनिट्स ऑफ पावर 1 किलोवाट, 10 to the power 3 watt, 1 मेगावाट, 10 to the power 6 वॉट, और एक प्रैक्टिकल यूनिट होती है हमारी पावर की, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर, तो दैट इज हॉर्स पावर, 1 HP, 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट। तो ये भी यूनिट हमें पता है। क्लियर है, ये इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो जानी चाहिए। अदर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो जूल के अलावा अदर यूनिट्स ऑफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी भी एनर्जी है तो इसकी यूनिट जूल तो होगी होगी, लेकिन अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो यहां पे हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू होगा, अगर हमने फॉर्मूला पढ़ा है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, एनर्जी रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ सप्लाइड और कंज्यूम्ड एनर्जी, तो फिर एनर्जी का अगर रिलेशन निकालो पावर इनटू टाइम। तो अगर हम यूनिट ऑफ एनर्जी निकाले यहां पे, तो वो होगा यूनिट ऑफ P इंटू यूनिट ऑफ T। तो सिंपल वही चीज यहां पे वॉट सेकंड आ जाएगा और इसको हम जूल कहेंगे। क्लियर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इफ पावर इज मेजर्ड इन किलोवाट, टाइम इन आवर, देन यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो पावर को हमने किलोवाट में मेजर किया और टाइम को आवर्स में, तो इसकी यूनिट हो गई किलोवाट आवर। और किलोवाट आवर को ही, इसका ही कमर्शियल नेम होता है जिसको हम यूनिट कहते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक बिल में लग के आते हैं। इट इज द कमर्शियल नेम ऑफ किलोवाट आवर। तो अगर हम कह सकते हैं कि 1 किलोवाट का पावर का अगर डिवाइस 1 आवर तक काम करता है, तो उसमें 1 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। क्लियर है, तो यूनिट इज द कमर्शियल नेम ऑफ किलोवाट आवर। क्लियर है। अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन जो हमने आज पढ़ा है, तो सिंपल सी चीज है, एनर्जी और पावर हमने पहले पढ़े थे और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के केस में पढ़े। तो क्वेश्चन है हमारा, नाइक्रोम एंड कॉपर वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम रेडियस आर कनेक्टेड इन सीरीज, करंट आई पास्ड थ्रू देम, व्हिच वायर gets heat up more, और जस्टिफाई योर आंसर। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। हीट डिसिपेटेड इन ए वायर इज गिवन बाय, हीट हमने पढ़ा है अभी, डिसिपेटेड इन ए वायर, अगर एक वायर में आई करंट आर रेजिस्टेंस से टी टाइम तक फ्लो करे, तो इसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगी आई स्क्वायर आर टी, हमने पढ़ा है। तो हीट डिसिपेटेड इन ए वायर इज गिवन बाय, जूल हीट भी कहते हैं इसे, इट इज गिवन बाय H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। ये नोटेशन एक जैसे रखे हैं शुरू से आखिर तक, तो आई स्क्वायर आर टी। और अगर हम यहाँ पे आई स्क्वायर आर की हमें पता इक्वेशन होती है रो
L बाई ए। जब हम दो सब्सटेंस की बात करें तो रेजिस्टिविटी पे जाना चाहिए हमें, और इसलिए हमने रिलेशन लिख लिया R इजिकल टू रो L बाई ए। और अगर हम सेम करंट लेते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे करंट चेंज नहीं हो रही है, टाइम हमने सेम रखा है, लेंथ चेंज नहीं हो रही है, नहीं हो तो H प्रोपोर्शनल टू रो। तो हीट जिसमें ज़्यादा जिसका रो ज़्यादा होगा। और हमें पता है नाइक्रोम का रो ऑफ नाइक्रोम is greater than rho of copper, therefore, or you can say hence, nichrome wire will heated up more। सिंपल क्वेश्चन, और बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो करंट उन्होंने कांस्टेंट दिए, नाइक्रोम और कॉपर वायर की बात की है, तो जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा उसमें हीट ज्यादा डिसिपेट होगा। क्लियर है? और ये इस तरह के इजीली क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन इज 2 बल्ब्स आर रेटेड P1V, यानी कि पहला बल्ब है जिसकी पावर P1 है, वोल्टेज जब उसको V मिले, और P2 at voltage V if they are connected in series or in parallel across the supply V, find the power dissipated in the two combinations in terms of P1 and P2। और ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आया है, तो ध्यान से करना है। क्वेश्चंस को गिवन है पावर ऑफ फर्स्ट बल्ब P1 एट V वोल्टेज। इसका मतलब ये है कि अगर आपको P1 पावर पहला बल्ब कंज्यूम करेगा तो V वोल्टेज पे करेगा। ध्यान रखना P1 और V एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में रहेंगे, अगर इनमें से एक बदल जाएगा तो दूसरे को बदल जाएगा। यानी कि अगर वोल्टेज आपने V नहीं दी बल्ब को, उससे कम या ज्यादा कर दी, तो पावर भी फिर उसकी कम या ज्यादा हो जाएगी। लेकिन एक चीज है जो उनकी कांस्टेंट रहेगी, दैट इज रेजिस्टेंस। तो जब हम क्वेश्चन को एग्जीक्यूशन करेंगे तो हम रेजिस्टेंस निकाल के पहले से रख लेंगे। पहले वायर का रेजिस्टेंस R1 दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P1, क्योंकि V वोल्टेज पे इसकी पावर P1 होती है। और अगर सेकेंड बल्ब की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस V स्क्वायर अपॉन P2। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर हम वोल्टेज बदलते हैं तो पावर भी बदल जाती है, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं बदलेंगे, ये कांस्टेंट है दोनों बल्ब के। तो अगर हम बात करें अब सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम इन दोनों डिवाइस को यूज करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर हम दोनों बल्ब को एक सीरीज में यूज करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R इजिकल टू R1 प्लस R2। और R1 हमने अभी पढ़ा V स्क्वायर अपॉन P1 के बराबर है, R2 V स्क्वायर अपॉन P2 के बराबर है। और अगर इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं, ये दोनों बल्ब अगर हम सीरीज में यूज करते हैं, V वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R रहेगा, जो हम इस इक्वेशन में निकाले। तो इसका इस हिसाब से यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट पावर हम P ले लें तो रिलेशन आ जाएगा 1 अपॉन P इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। और इसको सोल्व करके आप निकाल सकते हो P इज इक्वल टू P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। तो यू कैन गेट द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। अगर बात करें हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की, अगर यही दोनों बल्ब आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करने हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1 अपॉन R इज, अगर R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और अगर हम यहां से रिलेशन निकालें तो R1 की वैल्यू ये हो जाएगी P1 अपॉन V स्क्वायर 1 अपॉन R2, जो अगर आप लो R1, अच्छा 1 अपॉन R1 है तो P1 अपॉन V स्क्वायर, 1 अपॉन R2 है तो P2 अपॉन V स्क्वायर। और आपने इसकी कॉम्बिनेशन को V वोल्टेज प्रोवाइड किया है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने R लिया है, तो इस हिसाब से जो इक्विवेलेंट पावर होगी वो P अपॉन V स्क्वायर। और इस रिलेशन से P पावर कंज्यूम जो हो जाएगा सम ऑफ द पावर्स ऑफ इंडिविजुअल बल्ब्स। और ये आपके क्वेश्चन हो गए, सॉल्यूशन हो गए, आंसर आ गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान करके करेंगे हो जाएंगे वेरी इजी, वेरी सिंपल और बड़े इंटरेस्टिंग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।